अपना नितिन विजय फिर से आया हूँ। अरे वाह सर, आज तो मोटिवेशन लेक्चर की टाइप बोल रहे हो, है कि नहीं? चलो भाई, क्या मोटिवेशन नहीं, पढ़ाई करेंगे बिल्कुल जोरदार और पढ़ाई टाइम खराब नहीं करते। चैप्टर लंबा है और हमें दूर तक का सफर तय करना है और मैं कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ना नहीं चाहता। तो थोड़ी सी रफ्तार तेज, दिमाग तेज कर लो, फास्ट योर सीट बेल्ट। आज का लेक्चर जोरदार, थोड़ी सी रफ्तार में। क्या आप लोग मुझे समझ पाओगे? यस और नो? फटाफट लिख दो सर, हम तैयार हैं। लिख दो सर, हम तैयार हैं। फटाफट लिख दो, तैयार हैं। अरे पक्की बात? अरे आगे बढ़ लिया जाए। चलो भाई, लास्ट टर्न पे कहानी कहां खत्म करी थी याद करो। लास्ट टर्न पे हम करते करते कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव ये सब पढ़ते पढ़ते हम पहुंच गए थे कहानी जिस पे हमने पढ़ी थी इक्विलिब्रियम की बात। हमने बोला था कि भाई इक्विलिब्रियम जो है, क्या इक्विलिब्रियम अपन ने बोला था कि इक्विलिब्रियम जो है सर, वो तीन बातें अपन ने उसमें बोली, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। और लास्ट टाइम पे मैंने आपको बातें समझाई थी, जैसे यहाँ पे मैंने आपको समझाया था। क्या समझाया था? फटाफट बता देता हूं कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, कैसा इक्विलिब्रियम? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कौन कौन है? 1 3 5। स्टेबल कौन कौन है फिजिक्स की टर्म्स में? 2 4। ओके, और न्यूट्रल कौन कौन है? न्यूट्रल है सर 6। हम इसका मतलब जानते हैं कि अगर उस इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा हिलाओ और दूर भाग जाए तो अनस्टेबल है, वापस वहीं आ जाए तो स्टेबल है, और कोई फर्क ना पड़े तो वो न्यूट्रल है। ओके, और हमने ये भी जाना कि ये तो फिजिक्स की टर्म है, मैथ्स में इसे अनस्टेबल को कहा जाता है लोकल मैक्सिमा। याद है क्या कहते हैं? लोकल मैक्सिमम। भाई जो थोड़े से एरिया में, इसके आसपास के एरिया में जो सबसे बड़ा होता है, ये भी लोकल मैक्सिमा, 3 भी लोकल मैक्सिमा। हाँ सर, कंफ्यूज नहीं होना। 3 भी लोकल मैक्सिमा, 5 भी लोकल मैक्सिमा। हाँ सर, और ये कहलाता है लोकल मिनिमा। ओके, और ये तो न्यूट्रल पॉइंट्स ही आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है एकदम, ठीक है। पर मैथ्स में जनरली लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा होता है। मैंने आपको बोला था थोड़ी सी मैथ्स भी पढ़ के आना। फिजिक्स में अनस्टेबल का मतलब मैथ्स का लोकल मैक्सिमा, फिजिक्स में स्टेबल का मतलब मैथ्स में लोकल मिनिमा। ओके, अब थोड़ी सी गणित जो अपन सीख चुके हैं, फिर भी मैं एक बार फटाफट रिपीट करता हूं कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कैसे निकाला जाता है। ये यू का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? यू का। तो हम ये तो जानते हैं कि लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा के लिए इक्विलिब्रियम होना जरूरी है, मतलब du by dx और du by dx दोनों के लिए 0 होना जरूरी है। लोकल मैक्सिमा का मतलब du by dx 0, लोकल मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, यानी कि स्टेबल हो चाहे अनस्टेबल हो, इक्विलिब्रियम होना तो जरूरी है। इक्विलिब्रियम होना अगर जरूरी है तो du by dx, क्या चीज? du by dx यानी कि du by dx 0 होना चाहिए। ये तो तय है, तो दोनों में हो। फिर कैसे? मान लीजिए अपन ने फोर्स 0 कर दिया। अब अगर फोर्स 0 कर दिया तो भाई साहब जो x आया वो या तो लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा होगा मैथ्स की टर्म्स में। अब लोकल मैक्सिमा अगर आपको पता हो, नहीं पता तो रटना है, मैथ्स की टर्म है, मैं इसमें कुछ नहीं बोल रहा हूं। एक बार फिर से इसको डिफरेंशिएट करो। किसको? जो du by dx आया। हाँ आया। इस du by dx को मान लीजिए ऐसे समझो कि आपको u एज अ फंक्शन ऑफ x दे रखा है, तो हमने du by dx को बोला u डैश x, ऐसा समझो, ठीक। इसको बोला u डैश x। तो अब आप निकाल लो d ऑफ u डैश x अपॉन dx, या फिर ऐसा बोल सकते हो d स्क्वायर u बाई dx स्क्वायर, मतलब u को 2 बार डिफरेंशिएट करो। कंफ्यूज होता d स्क्वायर बाई dx स्क्वायर से। अगर लोकल मैक्सिमा हुआ तो ये क्वांटिटी उस x के लिए लेस देन 0 होगी, और अगर लोकल मिनिमा हुआ तो ये क्वांटिटी यानी कि d स्क्वायर u बाई dx स्क्वायर उस जगह के लिए ग्रेटर देन 0 होगी। तो हमें कैसा पड़ता है कि सर वहां पे स्टेबल है कि अनस्टेबल है? ओ हम ऐसे सोचेंगे, स्टेबल मतलब लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा मतलब du by dx तो 0 है, पर उसे एक बार और डिफरेंशिएट करके x की वैल्यू डालें और वो स्टेबल है, यानी कि लोकल मिनिमा है। मिनिमा अगर है तो d स्क्वायर u by dx स्क्वायर की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। ये बेसिक मैथ्स है जो आपको आनी चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर, बात तो आपकी अच्छी लग रही है और समझ में भी आ रही है। ओके सर, डन सर, सॉर्टेड सर। परेशान मत हो, इसे उतार लो तुम पहले बस, ठीक। इस कहानी को उतार लो,
फिर मैथ से 2 सवाल कराऊंगा तुम्हें क्लैरिटी आ जाएगी। मैथ से तुम्हें 2 सवाल कराऊंगा तुम्हें क्लैरिटी आ जाएगी, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। चलो भाई उतार लो फटाफट मैथ से। स्टेबल लोकल मिनिमा, अनस्टेबल लोकल मैक्सिमा, जो आसपास में सबसे बड़ा हो। मैथ्स कहती है लोकल मैक्सिमा का मतलब du by dx तो 0 होगा ही, पर d स्क्वायर u by dx स्क्वायर उस x के लिए, यानी कि 2 बार डिफरेंशिएट करें और x की वैल्यू डाल दें तो उस जगह जहां पर इक्विलिब्रियम है वो लेस देन 0 होना चाहिए, तो वो लोकल मैक्सिमा होगा। लोकल मैक्सिमा का मतलब अनस्टेबल होगा। ओके सर, क्या यहां तक की कहानी समझ आई? तो फिजिक्स मैथ्स रिलेट कर दी और फिर मैथ्स से कैसे बेसिक करते हैं वो अपने को समझा दिया। बहुत बेसिक, बहुत बेसिक। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे गारंटीड? हाँ सर, बात तो सर आपकी समझ आ रही है। अब क्या करें, अब क्या करें? अब कुछ मत करो, मेरी बात सुनो, अच्छा लगेगा। क्या सर? सुने, देखो इधर, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। सवाल कराऊं क्या? सवाल कराऊं क्या? हाँ सर कराओ ना, लो आ जाओ। एग्जाम्पल, इफ द पोटेंशियल एनर्जी इज U इक्वल्स टू 8x, मान लो U एज अ फंक्शन ऑफ x ऐसे दे रखा है, तो फाइंड द फोर्स एंड इक्विलिब्रियम। पहली बात फोर्स निकालो। सर फोर्स का फॉर्मूला तो सर माइनस du by dx होता है सर। हाँ, u x के फंक्शन है तो माइनस du by dx, सर हमें फोर्स निकालना। सबसे पहले सब फोर्स बताओ, सबसे पहले सब फोर्स बताओ, इससे आसान कुछ नहीं पूछ सकता। चलो बताओ फोर्स क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप तुमसे कराऊंगा। सबसे पहले फोर्स बताओ सब लोग। अरे बताओ भाई, अरे बताओ भाई, फोर्स बताओ। सबने निकाल लिया? सबसे पहले du by dx निकाल लो। du by dx कितना? 8x का 8, x स्क्वायर का 2x। बोलो क्लियर? तो फोर्स कितना हुआ? 2x माइनस 8 न्यूटन। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। अब उन्होंने बोला कि इक्विलिब्रियम पोजीशन बताओ। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब पोटेंशियल एनर्जी 0 की फोर्स 0, पोटेंशियल एनर्जी 0 की फोर्स 0, पोटेंशियल एनर्जी 0 की फोर्स 0। अरे बोलो सर फोर्स 0, फोर्स 0 का मतलब इसको इक्वेट कर दो, तो 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 4 मीटर पर इक्विलिब्रियम है। ओके, यस सर, हाँ सर, बहुत बढ़िया। ऐसे 4। अब उसने पूछा भाई 4 पर इक्विलिब्रियम है, ठीक है, अब ये बताओ कि वो इक्विलिब्रियम स्टेबल है कि अनस्टेबल है? वो इक्विलिब्रियम स्टेबल है कि अनस्टेबल है, बताओ। अच्छा, सर ने सिखाया डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर निकालो, यानी कि इस वाली एक्सप्रेशन को एक बार और डिफरेंशिएट करो। ये डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर देख के डरना मत, पता नहीं मैथ से कौन सी टर्म आ गई। 2 बार डिफरेंशिएशन करना है बस। चलो भाई डिफरेंशिएट करो, 8 का 0, 2x का -2। ओ, ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ x आया, ये तो हमेशा ही लेस देन 0 होगा। लेस देन 0 मतलब x डालने की जरूरत ही नहीं है, 4 डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि x का फंक्शन ही नहीं आया। आता तो डाल देते, ये तो हमेशा ही लेस देन 0, ठीक। अगर ये लेस देन 0 है तो लोकल मैक्सिमा की लोकल मिनिमा, बोलो लोकल मैक्सिमा की लोकल मिनिमा, बोलो सर लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, क्योंकि लेस देन 0 का मतलब लोकल मैक्सिमा, मैक्सिमा मतलब अनस्टेबल। हाँ सर, मेरे हिसाब से तो सर यही आंसर होना चाहिए, फोर्स 2x माइनस 8, बिल्कुल सही। ओहो, 4 पर है और अनस्टेबल है, जो निकाला जो करा बिल्कुल सही है। हाँ सर, बात तो आपकी समझ आई। बोलो आई कि नहीं आई? अरे नाम ले लो मोंटी का। मोंटी कौन? अरे मैं। बोलो भाई, आज भाई साहब फिर कह रहा हूं रफ्तार पकड़ ली है मैंने, है कि नहीं? हाँ सर, चलो आ जाओ भाई। f इक्वल टू 2x माइनस 8, x इक्वल टू 4 अनस्टेबल। हाँ सर, समझ आ गया सर। एक और करा दूं, 2 इलस्ट्रेशन कराता हूं, दूसरा थोड़ा सा इससे अच्छा होगा, पर तुम कर सकते हो। वो हुनर, वो काबिलियत, वो इंसानियत तुम में है। क्यों भाई? मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो। अरे हाँ ना बोल भाई, अरे सोच लो। क्या सवाल समझ आया? तो अगला तुम ट्राई करो। करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे सर। आ जाओ। एग्जाम्पल, इफ द पोटेंशियल एनर्जी इज U इक्वल्स टू 12x माइनस x क्यूब, ओके, फाइंड द फोर्स एंड इक्विलिब्रियम। सबसे पहले सब फोर्स बताएंगे, सबसे पहले सब लोग du by dx बताएंगे। स्टेप बाय स्टेप कराता हूं, स्टेप बाय स्टेप कराता हूं तुमसे। du by dx निकालो सब लोग सबसे पहले। तो फोर्स बताओ।
फोर्स आ गया क्या सबका? अरे सबका फोर्स आ गया क्या? अरे सबका फोर्स आ गया क्या? हाँ सर बिल्कुल सही। अब इक्विलिब्रियम कहां कहां पे बताओ, फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशंस बताओ। एक जगह आएगी इक्विलिब्रियम पोजीशन, दो जगह आएगी, बोलो। प्योर मैथ्स और फिजिक्स का कॉम्बिनेशन, बात समझ में आनी चाहिए, बोलो। अरे बोलो। हो F इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12, बोलो। अरे बोल दो भाई, F इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12, बोलो भाई। अरे हाँ ना तो बोलो, हाँ हाँ बोलो। क्या ये 0 के बराबर होना चाहिए? हाँ सर, तो 3x स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू 0, क्या x स्क्वायर इक्वल टू 12/3 दैट इज 4। ओहो, यानी कि x की वैल्यू √4, ये याद करो, तो अगर रूट लगाते तो प्लस माइनस 4 ऐसे लिखते, तो यानी कि प्लस माइनस 2। कंफ्यूज मत हो ना, रूट लेते तब क्या प्लस माइनस लगाते? हाँ सर, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4, इसलिए x स्क्वायर इक्वल टू 4 में x के क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं? +2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। ओके, यानी कि x के दो सॉल्यूशन आ गए, +2 और -2। ओहो, यानी कि दोनों जगह इक्विलिब्रियम है। फोर्स निकाल लिया? हाँ सर। दोनों जगह इक्विलिब्रियम है? हाँ सर। ओके, अब मुझे ये बताओ कि कौन सा इसमें स्टेबल है, कौन सा इसमें अनस्टेबल है, या दोनों अनस्टेबल हैं या दोनों स्टेबल हैं? बोलो, अरे बोलो, अरे सोच लो, अरे कभी तो हाँ ना बोलो, बोलो भाई, अरे बोलो भाई, अरे बोलो बोलो, हाँ भाई बोलो। चलो, पहले सबसे पहले सर ने सिखाया d²u/dx² निकालो। वो वैल्यू कितनी? du/dx ये है तो d²u/dx² ये है, तो 12 - 6x, ये समझ में आया। अब अगर इसमें मैं +2 डालूं तो d²u/dx² की वैल्यू हो जाएगी -12, और अगर -2 डालूं तो d²u/dx² की वैल्यू हो जाएगी 12। d²u(x² इक्वल टू -12 इज लेस देन 0, मतलब लोकल मैक्सिमा। कंफ्यूज नहीं होना, लेस देन 0 लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा मतलब अनस्टेबल, ये ग्रेटर देन 0 मतलब लोकल मिनिमा, मतलब स्टेबल। ओके, आ गया सर? फोर्स आ गया, 0 के बराबर कर दो, जो वैल्यू आए उसको d²u/dx² में फिर से डालो। डालने पर d²u/dx² में डालना, बिल्कुल ऐसे करना सवाल को, d²u/dx² में डालो। अगर ग्रेटर देन 0 आए तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि ग्रेटर देन 0 पे लोकल मिनिमा, और लेस देन 0 आए तो लोकल मैक्सिमा, मतलब अनस्टेबल। ओहो, देखा, आंसर चेक कर लें क्या? हाँ सर, 3x² - 12 बिल्कुल सही सर। +2 अनस्टेबल, वेरी गुड, और -2 स्टेबल। जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। अब बताओ, अगर कभी बेसिक इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम आ जाए और उसमें स्टेबल अनस्टेबल भी, ये कहानी स्टेबल अनस्टेबल की ज्यादा पता है कहां आएगी? बहुत सारे चैप्टरों में आएगी, और थोड़ी और ज्यादा आएगी जब अपन पढ़ेंगे SHM। क्या पढ़ेंगे? SHM। SHM एक स्पेशल केस है स्टेबल इक्विलिब्रियम का। ओके, अभी नहीं जा रहा उसमें। A special case of stable equilibrium is a chapter and that is known as SHM, simple harmonic motion। इसलिए कहानी खत्म नहीं हुई, इस चैप्टर में यहीं तक थी। इस कहानी का एक पूरा चैप्टर है बड़े वर्जन में, जिसे अपन पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के नाम से। क्या मेरी बात क्लियर है? बोलो राम लालो श्याम लालो, शर्माने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी तकलीफ आए तो उससे डटकर मुकाबला करना है। मैं भी तो अपनी बीवी का मुकाबला करता हूं कि नहीं करता हूं, डरता नहीं हूं। जब भी लड़ाई होती है तो चुपचाप तुम्हें पढ़ाने आ जाता हूं, है कि नहीं? अपना माइंड डेविएट कर लेना चाहिए। कई लोग बहुत खुश, चलो हमारा बदला मैडम निकाल रही हैं, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। क्यों भाई लड़कियों, तुम अपने पति की पिटाई लगाओगी क्या? सोच लो। कई लोगों ने लिख दिया यस। अच्छा, पक्का? चलो आ जाओ, बातें नहीं करते, बहुत बातें करते हैं अपन, आ जाओ। क्या ये दोनों सवाल, क्या ऐसे सवाल बहुत हो सकते हैं?
क्या मैं एक्सप्रेशन बहुत सारी बना सकता हूं? हाँ, इसे और मैथमेटिकली टफ कर सकता हूं। कंसेप्चुअली यही है, तो मैथमेटिकली से टफ करा जा सकता है, उसकी बहुत रिक्वायरमेंट नहीं है, पर कंसेप्चुअली कहानी इतनी ही है और अपने को लॉजिक समझ में आना चाहिए। क्या कहानी को आगे बढ़ा दिया जाए? हाँ सर, इक्विलिब्रियम समझ गए, अनस्टेबल स्टेबल समझ गए सर, हम कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव पहले ही समझ चुके थे, उनकी तीनों फॉर्मेट हम पहले ही समझ चुके थे सर, हम वर्णन पहले ही समझ चुके थे। ओके, असलियत में हमें पढ़नी होगी आगे आने पर वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में जैसे नाम ही बता रहा है कि वर्क पता होना चाहिए, और उसमें एक और चीज आती है, इसे हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। सिंपल है, कोई खास बात नहीं, तुम जानते हो, फटाफट बता देता हूं। कोई भी चीज की काइनेटिक एनर्जी क्या आपको बताती है कि उसके अंदर कितनी ऊर्जा है, कितनी ताकत हो। ठीक, हो सकता है 10 किलो का आदमी की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो, किससे? 50 किलो के आदमी, वो तेज दौड़ रहा हो। अरे यस और नो? बात तो सर आपकी सही। यस और नो? काइनेटिक एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला क्या है भाई? हाफ mv स्क्वायर। ओके सर, आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, वेक्टर नहीं होती है हालांकि काइनेटिक एनर्जी, E डॉट V। जानते हो हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ये। काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द सिस्टम बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। जो एनर्जी, अगर आप बहुत लॉजिकली सोचो तो हमारे डॉट वी, जानते हो हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ये। काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द सिस्टम बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। जो एनर्जी, अगर आप बहुत लॉजिकली सोचो तो हमारे अंदर किसी भी परिस्थिति में ऊर्जा हमारे अंदर दो प्रकार से होती है। एक तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी, जैसे मान लो ब्लॉक आप यहाँ रख दो पहाड़ के ऊपर, क्या उसकी परिस्थिति के हिसाब से उसकी एनर्जी ज्यादा है? वो पहले से ऊपर बैठा है। अब मान लो ऊर्जावान भी, वो दौड़ भी रहा है रफ्तार में और आगे बढ़ने के लिए। यस और नो? हाँ सर। जैसे मान लो कि भाई कोई ऐसे पहाड़ के ऐसे 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 एक ब्लॉक यहां पर, एक ब्लॉक यहां पर, तो इन दोनों की हो सकता है काइनेटिक एनर्जी सेम, पर क्या ये दूसरा वाला जो ब्लॉक है क्या उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है? तो किसी भी बॉडी की वास्तविकता में दो प्रकार से एनर्जी को जज करा जाता है। उसकी परिस्थिति क्या है, उसको देखकर जो एनर्जी जज करते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी, और उस जगह पर उसमें कितनी ऊर्जा है दौड़ने की, ड्यू टू इट्स ओन एक्शन, या फिर कह सकते हो ड्यू टू इट्स ओन मोशन, उसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ज्यादा आप फालतू की बातें नहीं करते, क्योंकि मैं जानता हूं आप ये जानते हो। तो अगर कोई भी बॉडी आपकी है तो आपकी काइनेटिक एनर्जी ये है हाफ mv स्क्वायर। जैसे मान लो यहाँ पे अपना ब्लॉक मास m है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv स्क्वायर। फॉर्मूला आप जानते हो, ध्यान से देखो तो स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। क्या इसकी यूनिट है? जूल। हाँ सर, फालतू टाइम पास नहीं करते, अपन पोटेंशियल एनर्जी अपन समझ चुके हैं। पोटेंशियल एनर्जी परिस्थिति की वजह से आती है, और काइनेटिक एनर्जी उसकी खुद की मोशन की वजह से आती है, यानी कि खुद की वेलोसिटी की वजह से आती है, और उसके मास पर भी वो डिपेंड करती है। 1 किलो के ब्लॉक को 10 मीटर पर सेकंड से चलाना आसान है कि 10 किलो के ब्लॉक को, ध्यान समझना, अगर मुझे 1 किलो के ब्लॉक को 10 मीटर पर सेकंड से चलाना है, या मुझे 10 किलो के ब्लॉक को 10 मीटर पर सेकंड से चलाना है, किसमें मेरे को ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी एनर्जी देने के लिए? जाहिर सी बात है 10 किलो वाले मास के लिए। इसलिए वो वेलोसिटी पे भी, यानी कि स्पीड पे भी डिपेंड करता है, और वो उसके मास पे भी डिपेंड करता है, जिसका फॉर्मूला हमको याद है बचपन से, हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर, इसमें कोई शक, कोई दोहराए वाली बात नहीं है। यस और नो? यस सर, कोई बुराई नहीं है। चलो भाई, तो हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करें? देखो भाई, अच्छा भाई, तो हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर जूल, ये वो हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या करें? अब कुछ नहीं, हम जानते हैं, जैसे याद करो, मैंने आपको कहानी समझा दी पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, रेफरेंस फ्रेम बताया था ना, डिपेंड कर जाती। ऐसे काइनेटिक एनर्जी तो बहुत आसान है। सोचो अगर मैं रेफरेंस फ्रेम चेंज कर दूं, यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर मैं चेंज कर दूं, तो क्या स्पीड चेंज हो जाती है? हाँ। तो क्या काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन व्हिच डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस? यस और नो?
यस और नो, यस और नो, यस सर। याद करो एग्जांपल लिया था कि मैं और मेरी बीबी ट्रेन में जा रहे हैं, तुम मुझे देख रहे हो, अगर ट्रेन चल रही है तो मेरे लिए मेरी बीबी की काइनेटिक एनर्जी जीरो, पर क्या तेरे लिए मेरी बीबी की काइनेटिक एनर्जी है? तो क्या काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रेम? यस। छोटी सी बात याद होनी चाहिए, छोटी सी बात याद होनी चाहिए, सिंपल। तो किसी भी एक बॉडी की अगर काइनेटिक एनर्जी लिखनी हो तो हाफ एम वी स्क्वायर, सिंपल। टाइम पास मत करो, बस इतना लिख लो, ये चाहो तो डेफिनेशन लिख लो। काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय अ सिस्टम बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। उसकी खुद की ऊर्जा की वजह से, खुद के मोशन की वजह से जो उसमें ऊर्जा आती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, और जो परिस्थिति की वजह से आती है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ओके सर, ये बात हमें समझ आ गई। ऐसे ही अगर और दूसरी बात लिख लो, क्या काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम? यस सर, इट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम, इट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम। गॉट योर पॉइंट सर, बिल्कुल क्लियर, 110%। मजा आया? अरे पक्का? हाँ, तो आ जाओ भाई आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो कोई एक सिस्टम है जिसमें एक पार्टिकल नहीं बहुत सारे, जैसे कि कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। काइनेटिक एनर्जी अभी अपन ने जो लिखी थी वो किसकी लिखी थी? एक बॉडी की। मान लो मुझे काइनेटिक एनर्जी एक सिस्टम की लिखनी है, एक बॉडी का ना याद रखना कि अगर कभी भी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लिखनी है तो कुछ नहीं करना, हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर हाफ m1 mn vn स्क्वायर। पंडित जी की तरह नहीं बोल रहा, परेशान मत हो, सिंपल। बस इतना याद रखना कि v1 v2 टक 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 vn should be from same frame। ओके, तो जिस फ्रेम में इन सबको लोगे उसी फ्रेम में क्या काइनेटिक एनर्जी आएगी? हाँ, लॉजिकल है, बस ऐसे अलग अलग मत करना। तो अगर कभी सिस्टम की भी काइनेटिक एनर्जी लिखनी पड़ जाए, मल्टीपल पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी लिखनी पड़ जाए, तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। अब ऐसे लल्लू सवाल कराने का कोई मतलब नहीं है कि 1 ग्राम है 10 किलो का, इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। ओके, ये श्याम है 20 किलो का, ये इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। बताओ क्या काइनेटिक एनर्जी है? क्या आप सब लोग ये सवाल कर सकते हो? अच्छा एक बात देखो, ये कैसे दौड़ रहे हैं, किस डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। आदमी 10 किलो का 10 मीटर पर सेकंड इधर दौड़े, इधर दौड़े, इधर दौड़े, इधर दौड़े, इधर दौड़े, इधर दौड़े, इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे हाँ ना तो बोलो। हाँ सर, इसमें हमें कोई तकलीफ नहीं है, तो हमने लिख लिया। ठीक सर, इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल, इट ओनली डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड। ओके, बहुत बेसिक सी बात, बहुत बेसिक सी बात। अब आज का लेक्चर धीरे धीरे तुम देखोगे ना, अब जो आने वाला है ना, ध्यान रखना, ये सिर्फ वर्क पावर एनर्जी नहीं है। क्या वर्क एनर्जी थ्योरम इज अ टूल which will use in the entire physics? Yes, it is basically kind of energy transaction, or we can say the transformation of energy from one form to another form. When a block drops from the height, it gains kinetic energy at the bottom. Yes or no? So it's a transformation from potential energy to kinetic energy. Yeah, everywhere it happens. When we rub our hands, maybe friction generates heat into our hand. Yes or no? So it's a transformation of energy. So it happens, it will happen into every chapter. So you need to understand whatever now I'll teach you for at least this lecture. This theory will be utilized in all the chapters, or we can say it will be utilized in the entire physics. Yes or no? Yes sir, got your point. Okay, क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर, हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 स्क्वायर। ठीक, आगे चलते हैं, अपन काम की बात करते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम स्टार मार्क लगा लो। और अब जो लेक्चर है वो सवाल तो बहुत देर बाद आएंगे, करीबन आधा पौन घंटा हो सकता है आज का पूरा लेक्चर, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है, पर काम की थ्योरी। तो अपने कान ऐसे, अगर नींद आ रही है तो ऐसे कान खींचो जोर से, नींद आ रही है तो कान खींचो जोर से, छुट्टी पढ़ लो खुद के, छुट्टी समझते हो ऐसे, ताकि नींद से जाग जाओ, क्योंकि सवाल नहीं आने वाले, इसलिए तुम्हें पेन नहीं चलाना है, पर दिमाग में फिट करना है काफी सारी चीजें।
धीरे धीरे एक ही बात को 2-2 3-3 बार बोलूंगा ताकि आपको यही याद हो जाए। अगर ध्यान से मेरे लेक्चर सुनोगे बच्चों तो राम लालो श्याम लालो तुम्हें घर पे ही बैठे बैठे लेक्चर पूरा याद हो जाएगा। बहुत ज्यादा वापस रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। शर्त यह है कि सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट नहीं होना है। एनवी सर की क्लास में फिजिकल और मेंटली दोनों तरीके से प्रकट होना चाहिए। ओके, सो आवर नेक्स्ट एजेंडा इज वर्क एनर्जी थ्योरम। फास्टन योर सीट बेल्ट्स। धीरे धीरे पढ़ाया जाएगा और मौज के साथ पढ़ाया जाएगा और ये बता दिया गया है कि ये बहुत काम की चीज है। ओके, मैंने ना एक थोड़ा सा टिपिकल इलस्ट्रेशन टाइप की चीज ली है ताकि तुम वर्क एनर्जी थ्योरम को समझ पाओ। डरो मत, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, लॉजिक है। ऐसा समझो कि मान लो एक लड़का है जो एक लिफ्ट में है, ठीक, अच्छा लिफ्ट में है और लिफ्ट A0 से जा रही है। मैं ग्राउंड फ्रेम से भी नहीं देख रहा। एक लड़का है जो लिफ्ट से जा रहा है A0 से और वो इस सिस्टम को देख रहा है। कौन से सिस्टम को? जो मास M है, ये स्प्रिंग से भी बंधा हुआ है, एक दीवार से फंसा हुआ है, दीवार और इसके बीच में म्यू भी है। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? ग्रेविटी भी आ गई, स्प्रिंग भी आ गई, नॉर्मल भी आ गया, ये एक्सटर्नल एजेंट का वर्डन भी आ गया। ये एक्सटर्नल एजेंट है। क्या है? एक्सटर्नल एजेंट। अब तुम एक बात समझो कि मान लो मैं किसी बॉडी पर, एक पहले सिंपल सी बात, किसी बॉडी पर ऐसे फोर्स लगाऊं 10 न्यूटन, ठीक, और ये बॉडी, उसके अलावा और कोई फोर्स नहीं, और ये बॉडी 2 मीटर चल जाए, तो इसने वर्क कितना करा? 10 × 2, बिल्कुल 20 जूल। ये 20 जूल इसने कार्य कर तो दिया। एक्सटर्नल एजेंट एक ब्लॉक रखा था, उसमें इसने 10 न्यूटन फोर्स लगाया और 2 मीटर तक लगाया, तो इसने कार्य कितना करा? 10 × 2, 20 जूल। ये 20 जूल गया कहां? ये 20 जूल गया कहां गया ये? क्या ये कार्य मास M ने ले लिया और उसने लेके करा क्या? अगर आइडियल सिचुएशन है तो क्या ये पूरी की पूरा कार्य जो एक्सटर्नल एजेंट ने करा, क्या वो पूरा का पूरा कार्य ब्लॉक ने खुद की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया? हो क्यों? ब्लॉक अपने पास थोड़ी रख गया, परिस्थिति उसकी चेंज होनी। हाँ, परिस्थिति चेंज वैसी की वैसी है। हाँ, उसी सिस्टम पर है। हाँ, तो फिर ये एनर्जी गई कहां? काइनेटिक एनर्जी। यानी कि जो भी कार्य हम करते हैं उसकी वजह से हमारी काइनेटिक एनर्जी में बदलाव आता है। अभी कार्य कौन करता है? एक्सटर्नल एजेंट। अगर इस ब्लॉक के लिए देखो तो फ्रिक्शन भी एक्सटर्नल एजेंट है, नॉर्मल भी एक्सटर्नल एजेंट है, ये जो F एक्सटर्नल जिसे आप बोल रहे हो वो भी एक्सटर्नल एजेंट है, स्प्रिंग भी एक्सटर्नल एजेंट है। हाँ सर, मैंने थोड़ा टिपिकल एग्जांपल लिया है समझाने के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके सर, अब क्या करें? बेसिकली अगर आप सिर्फ वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ो तो उसमें पता है क्या है? सिर्फ इतना सा स्टेटमेंट है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। खत्म। ये स्टेटमेंट लॉजिकल भी। किसी ब्लॉक पर सभी फोर्सेस द्वारा जो कार्य करा जाएगा, वो जो टोटल कार्य होगा वो करेगा क्या? उस पार्टिकल की या उस सिस्टम की क्या चेंज करेगा? काइनेटिक एनर्जी। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी वो क्या टोटल वर्क के बराबर होनी चाहिए लॉजिकली, क्योंकि एनर्जी गायब नहीं हो सकती। जो एनर्जी दी है वो कुछ तो करेगी। बस यही स्टेटमेंट होने को तो, पर इसको समझने में बहुत टाइम लगेगा अभी, धीरे धीरे। मैंने एक ऐसा इलस्ट्रेशन लिया जिसमें नॉर्मल भी घुसा लिया, फ्रिक्शन भी घुसा लिया, एक्सटर्नल एजेंट भी घुसा लिया, मैंने स्प्रिंग भी घुसा ली, और सोच के देख अगर मैंने इस बालक को ले लिया तो ये बालक कैसा फ्रेम है? बोलो, ये बालक कैसा फ्रेम है? अरे बोलो भाई। ये बालक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो मैं सवाल बेसिकली आपको वर्क पावर एनर्जी थ्योरम लगाना सिखाऊंगा। किसमें लगाना सिखाऊंगा? नॉन इनर्शियल। इस लड़के के लिए सोचो, अगर अपन वर्क एनर्जी थ्योरम का सिंपल सा स्टेटमेंट देख लेंगे, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो लड़का क्या क्या बोलेगा? ध्यान से सुनना। ये लड़का बोलेगा, सर इस ब्लॉक पर वर्क डन बाय नॉर्मल लिखो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन लिखो, वर्क डन बाय स्प्रिंग लिखो,
वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट लिखो, एफ जिसे आप बोल रहे हो, और तो किसी का वर्क डन नहीं आया। पर सर मेरे फ्रेम में तो सूडो फोर्स भी है। हाँ, क्या इस नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में क्या सूडो फोर्स भी है? हाँ, वर्क डन बाय सूडो इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। कंफ्यूज मत हो। जो छोटा सा स्टेटमेंट लिखा था ना इस पर्टिकुलर सवाल के लिए, स्टेटमेंट तो वर्क पर एनर्जी इतना सही है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फिर से सुन, वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, वर्क डन बाय फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। स्टेटमेंट तो इतना ही है बस। स्टेटमेंट अगर मैं थ्योरम का बोलूं तो क्या है? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है? हाँ, क्योंकि वर्क डन भी रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है और काइनेटिक एनर्जी भी रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करती है। इसलिए ऐसा नहीं कि वर्क डन लें किसी और फ्रेम में, काइनेटिक एनर्जी लें किसी और फ्रेम में। अगर मैं एक छोटा सा स्टेटमेंट सिर्फ इसका लिखूं तो क्या है? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कंडीशन, वर्क डन एंड काइनेटिक एनर्जी शुड बी फ्रॉम सेम फ्रेम, शुड बी फ्रॉम सेम फ्रेम। ओके, यस सर, बात समझ आ गई। अब सुन, इस पर्टिकुलर सवाल के लिए क्या ये इक्वेशन ऐसे लिखी जाएगी? वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन। मैं कोई सवाल नहीं करा रहा हूं, बता रहा हूं। देख, ये टिपिकल सिचुएशन हो गई, ये टिपिकल सिचुएशन है। नॉन इनर्शियल फ्रेम भी ले लिया, फ्रिक्शन भी ले लिया, नॉर्मल भी ले लिया, क्या ऐसे सभी एक्सटर्नल एजेंट भी ले लिया। इन सबका वर्क डन, इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मतलब दो सिचुएशन हुई। जब हम इस ब्लॉक को ऐसे ले गए ना, तो इसकी इनिशियल सिचुएशन थी, इसकी फाइनल सिचुएशन है। बोलो यस और नो। तो इन दोनों सिचुएशन के बीच की जो काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस आएगा वो इन सबके वर्क डन के बराबर होना चाहिए। क्या बात समझ आई है? हाँ सर। और मेन स्टेटमेंट तो ये, अब पता है किताबों में कई तरीके से लिखते हैं कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, नाम है ये, डरना मत, प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय प्लस वर्क डन बाय सूडो फोर्स इक्वल टू के फाइनल माइनस के। समझाने के लिए, जैसे इस सवाल में एक्सटर्नल एजेंट कौन हो गया? फोर्स। कंजर्वेटिव कौन कौन हो गया? कंजर्वेटिव हो गया स्प्रिंग। इसमें अपन एक और चीज भूल गए थे, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन बाय ये क्या लिखा मैंने? वर्क डन बाय सूडो, पी सूडो लिखो। ठीक, ऐसे एक और आएगा इसमें, वर्क डन बाय ग्रेविटी। सोच, अगर मैं इसको इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करूं तो देख, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव में दो फोर्स आ गए, कौन? स्प्रिंग और ग्रेविटी। क्या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट एफ दे रखा है? क्या वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? क्या फ्रिक्शन हो गया? हाँ। क्या सूडो फोर्स? हाँ हो गया। तो हर सवाल में इन्हीं में से कुछ होगा। मेजर बात है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन करने के। अब वर्क डन बाय फोर्सेस तो बहुत सारे हो सकते हैं ना यार, एक्सटर्नल एजेंट, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव में बहुत सारी वैरायटी, स्प्रिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब पढ़ेंगे तब वो, ग्रेविटेशनल, ये वो। हार्डकोर बात ये है कि सवाल पढ़कर सारे फोर्सेस आइडेंटिफाई होने चाहिए, फिर वर्क डन लिखना आना चाहिए, फिर उनमें पता पड़ना चाहिए कि अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन लिख रहे हैं तो क्या उसे आसानी से लिखा जा सकता है, क्योंकि मैक्सिमम सवालों में कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे। क्या कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन लिखने का तरीका आसान होता है? माइनस डेल्टा यू। बात तो आपकी सही है। पहले तो क्या ये कहानी समझ आई? धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे, कहानी समझ आती जाएगी। उतारो पहले इसको, उतारो पहले इसको, आगे बताता हूं, फिर शर्माओ मत। उतारो पहले इसको। अरे बोलो भाई, उतारो इसको, शर्माओ मत। जिसने की शर्म उसके नंबर कम। उतार लिया, चलो।
पक्का? फटाफट उतार लो, छूट भी जाए परेशान मत होना। अच्छा, ये अपनी कहानी एफ नेट इक्वल टू एम ए, ठीक है, अपने को समझ में आता है। वर्डन डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, तुम्हें थोड़ा सा बताऊं कि आया कहां से, ध्यान से समझ, लॉजिकली ध्यान से समझ, थोड़ी फील कराओ ये वर्गेंज थ्योरम आई कहां से, फील कराओ, देख। एफ नेट वैसे तो याद रखनी, क्या एफ नेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस। यस सर, देख ऐसे लिख, एफ नेट को क्या लिख सकता हूं मैं, एफ कंजर्वेटिव प्लस एफ नॉन कंजर्वेटिव प्लस एफ एक्सटर्नल, ओके, प्लस एफ सूडो। हाँ सर, क्या एफ नेट में सब आ जाता है? एफ कंजर्वेटिव, एफ नॉन कंजर्वेटिव, एफ एक्सटर्नल प्लस एफ सूडो, हाँ, इक्वल टू एम। क्या इसको लिख सकते हैं v dv by dx? थोड़ा बता रहा हूं थ्योरम आई कहां से। ओके ओके ओके, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। नेट फोर्स में तो सारे फोर्सेस आ जाते हैं ना, हाँ ये लिख लिया अपन ने। तो नेट फोर्स में कंजर्वेटिव भी आ गया, नॉन कंजर्वेटिव भी आ गया, बॉडी में जो भी लगे, जो भी पीछे इलस्ट्रेशन दिखाया, इसमें कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव सब है, एक्सटर्नल एजेंट का वर्णन, सूडो का वर्णन सब आ गया, ठीक। प्रूफ भी बता दी ताकि आपको याद रहे। अच्छा यार, हाँ, ऐसे लॉजिकली इसको सोचा जाता है। ओके, और एक ऐसा इलस्ट्रेशन भी लिया जिसमें आपको पता पड़ा कि भाई क्या करने से बात बनेगी। ओके, यस सर। अब क्या करें, कुछ मत करो, ध्यान से सुनो, आगे बढ़ो। ये बात समझ आ गई, अब थोड़ी थ्योरी और पढ़ते हैं, ठीक। अच्छा, थ्योरी आएगी अब ज्यादा, देखो कुछ टर्मिनोलॉजी आएंगी और कुछ बातें याद रखनी होगी। क्या वर्क एनर्जी थ्योरम का बेसिक मतलब फील के साथ समझ आया? क्या प्रूफ भी समझ आया? सवाल करेंगे अपन खूब सारे इसमें, है ना। पहली बात तो इसमें अनंत सवाल है, कितने भी कर सकते हो, पर मैं हर एक वैरायटी का एक कराऊंगा, टेंशन मत लो, और अच्छी संख्या में कराऊंगा। चलो सुन, जैसे मैं आपसे बोलूं, पहले अपन एक बात समझे कि कोई भी, मैंने आपको बोला कि कोई भी बॉडी की अपन जो एनर्जी बोलते हैं, मैंने नहीं बोला कि उसकी परिस्थिति और उसकी मोशन की वजह से उसकी एनर्जी आती। असलियत में किसी भी बॉडी की इन दोनों एनर्जी के सम को कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ध्यान समझना, क्या मैंने आपको बोला था कि परिस्थिति प्लस खुद की ऊर्जा, क्या दोनों का समावेश, यानी कि दोनों को मिलकर उसकी टोटल एनर्जी आप बोल सकते हो, उसका रियल नाम है मैकेनिकल एनर्जी। सो व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी? इट्स पोटेंशियल एनर्जी प्लस इट्स काइनेटिक एनर्जी। ये इसे टोटल एनर्जी भी बोल देते हैं, कंफ्यूज मत होना एकदम, पर उसका फिजिकल टेक्निकल नेम है मैकेनिकल एनर्जी। सो इफ यू हैव टू टॉक अबाउट द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी, इट मींस वी आर कंसीडरिंग इट्स पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ओके, समटाइम्स मतलब we consider it as a summation of kinetic energy plus potential energy। तो पहली बात अपन मैकेनिकल एनर्जी जानते हैं। What do you mean by mechanical energy? Mechanical energy is kinetic energy और potential energy। It's a combination of kinetic energy plus potential energy। Got my point? टर्मिनोलॉजी याद रखना, आगे अभी काम आएगी इसलिए बताइए। तो रट लो। ओके, kinetic energy जानता हूँ, हाँ। potential energy जानता हूँ, हाँ। क्या उन दोनों के समेशन को जानता हूँ, हाँ। क्या बोलते हैं उसे? kinetic energy plus potential energy। ओके, यस सर, गॉट योर पॉइंट। आगे चलते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम सीख ही चुके थे, अब आगे चलते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम जो अपन लिख दिया, एक्सटर्नल एजेंट, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, के फाइनल माइनस के इनिशियल, ये कहानी सर हमें अच्छे से समझ आ गई। ये तो अभी समझाया नहीं इतनी देर से, ये तो समझा रहा था। हाँ, अब ध्यान से सुनना, क्या करा अपन ने, सेकंड स्टेप सुनना अच्छे से। सेकंड स्टेप कैसे सुन, क्या वर्डन बाई कंजर्वेटिव इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, यानी कि इसे लिखा जाएगा, कंजर्वेटिव को लिख सकता हूं बस ये, हाँ। तो कंजर्वेटिव फोर्स को क्या लिख सकते हैं, वर्डन बाय कंजर्वेटिव इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। माइनस डेल्टा यू का मतलब वर्डन बाय कंजर्वेटिव इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। क्या मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान समझना, वर्डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्डन बाय सूडो इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल माइनस टाइम्स वर्डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। क्या माइनस टाइम कंजर्वेटिव फोर्स इज नथिंग बट, ध्यान से देखो, माइनस टाइम्स कंजर्वेटिव फोर्स इज नथिंग बट, ये पूरी टर्म है डेल्टा यू, यानी कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल।
क्या के फाइनल प्लस यू फाइनल को एक साथ ले लो और यू इनिशियल, के इनिशियल और यू इनिशियल को एक साथ ले लो, तो देख क्या बना दे। हाँ, क्या ये कहलाएगी के फाइनल प्लस यू फाइनल इज बेसिकली क्या फाइनल मैकेनिकल एनर्जी? हाँ सर। क्या ये कहलाएगी क्या इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी? हाँ सर। तो ये तो वर्डन में कंजर्वेटिव हो गया, तो ठीक है अपन जानते हैं। हाँ सर। तो क्या कभी कभी अपन ऐसा समझे कि फोर्सेस जो बॉडी पर लग रहे हो उनको, उनमें से कंजर्वेटिव को अलग कर लो, बाकी सबको रहने दो, उनका वर्डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्सेप्ट, अपन वर्डन थ्योरम को और कैसे लिख सकते हैं? लिख देंगे, फॉर्मेट है, बेसिक फील तो वही आनी चाहिए, क्या फर्क पड़ता है उससे, इससे इसमें लाएं। वर्डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्सेप्ट कंजर्वेटिव फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। कंफ्यूज मत होना, ऐसा क्यों लिखा, ध्यान समझना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देख ध्यान से, वर्डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्सेप्ट conservative forces equal to E final minus E initial, that is change in mechanical energy. सकते हैं, लिख देंगे, फॉर्मेट है, बेसिक फील तो वही आनी चाहिए, क्या फर्क पड़ता है उससे, इससे इसमें लाएं। वर्डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्सेप्ट कंजर्वेटिव फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। कंफ्यूज मत होना, ऐसा क्यों लिखा, ध्यान समझना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देख ध्यान से, वर्डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्सेप्ट कंजर्वेटिव फोर्सेस equal to E final minus E initial, that is change in मैकेनिकल एनर्जी। हाँ, ऐसे भी लिख सकते हो, अरे वही बात है भाई, कोई नई बात नहीं लिख रहा हूं, कई किताब में लिखा होता है इसलिए बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अरे हाँ ना तो बोलो, हाँ सर, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो देखो छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हैं, बोलो क्या लिखा है। वर्डन लगाते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि वर्डन और काइनेटिक एनर्जी सेम फ्रेम में ली जाए, क्योंकि दोनों फ्रेम पर डिपेंड करती हैं। ये बात मैं पहले ही लिखा चुका हूं, दोबारा अपन एक बार चाहो तो और लिख लो, क्यों लिखे, पहले लिख ली। एक और पॉइंट देखो, हम वर्क एनर्जी थ्योरम, ये WT वेट मतलब पढ़ लेना तुम, WT मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम नॉन इनिशियल फ्रेम में भी लगा सकते हैं, अगर हमें सूडो फोर्स का वर्डन काउंट कर लें। ये भी बता चुका हूं, जो मैंने आपको बेसिकली इलस्ट्रेशन बताया उसको मैंने ये भी बताया कि वो नॉन इनिशियल फ्रेम में भी लगाया जा सकता है। हालांकि 95-99% सवालों में नॉर्मल अपने इनर्शियल फ्रेम में ही काम करते हैं, बट अगर कभी आ जाए तो हमें कहानी समझ आनी चाहिए, यस और नो, और ये क्लैरिटी होनी चाहिए। भाई एफनेट से तो लाए उसको, कहां से लाए, एफनेट से। ओके सर, ये बात मुझे समझ आ गई। ओके ओके, चलो भाई छोटे छोटे पॉइंट्स और समझते हैं, इसमें थ्योरेटिकल आते जाएंगे, मैं आपको बता दूंगा, अच्छे से लिखवाए मैंने, फिर आप अच्छे समझे। द थ्योरम स्टेट्स दैट द टोटल वर्डन ऑफ द सिस्टम इक्वल्स द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। देखो अपन ने जो करा अभी F डॉट dr, क्या टोटल वर्डन ही है, ये मैं बता चुका हूं तुमको, परेशान मत हो। वर्डन टोटल इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, जो मैंने बोला वापस रिवीजन हो रहा है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में। क्या क्लियर है, उतारने की जरूरत नहीं है, अभी करा है तुमने ये सब, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे चलते हैं, देखो The theorem states that the total work done on a particle equals the change in its kinetic energy। हम जानते हैं work done by internal forces, work done by external forces, work done by pseudo forces। अरे सर ये समझ में आप बता दिया आपने, सर ये बता दिया, इस पे ध्यान दो, ये मैं बता चुका हूँ, बाकी दोनों ये ध्यान दो। मैं एक इलस्ट्रेशन लेता हूँ, तुम्हें बात समझ आई। इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन, सर ये क्या कौन सा वर्क डन आ गया सर, एक्सटर्नल आपने बता दिया सर, ये कंजर्वेटिव में आ जाता है कई बार, नॉन कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव के हिस्से हो सकते हैं। कैसे, मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनना ध्यान से। जैसे मान लो, तुम खुद सोचो, हालांकि तुम्हारे लिए अभी ज्यादा नहीं आएगा, बट समझ लो इसका क्या मतलब है। देखो मान लो कि ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू रिलीज्ड, हाँ, या एक और इलस्ट्रेशन,
ऐसे एक ब्लॉक लो, उसको एक स्प्रिंग से बांधो। ये डबल ब्लॉक सिस्टम स्प्रिंग सेंटर ऑफ मास और एसएचएम में बहुत आएंगे अभी समझने के लिए। ऐसे मास M1 M2 ऐसे इलोंगेटेड एंड रिलीज्ड। अगर मैं दोनों ब्लॉक और स्प्रिंग को एक सिस्टम मानता हूं, क्या मानता हूं? वर्क रेंज थ्योरम में पार्टिकल पे लगेगी, सिस्टम पे लगेगी, दोनों पे लग सकती है, दोनों पे लग सकती है। तो अगर कभी हम मल्टीपल पार्टिकल्स के सिस्टम को लेते हैं, सोचो मान लो कि मैं स्प्रिंग को ऐसे खींच के छोड़ दूं, छोड़ दो, तो दोनों आएंगी। जब वो दोनों पास में आ जाएंगी, जैसे जैसे मान लो ये दोनों पास में आ गई, ऐसे क्या इसकी भी रफ्तार आ जाएगी, इसकी भी रफ्तार आ जाएगी v1। बोलो ये काइनेटिक एनर्जी कहां से आई? क्योंकि अगर आप इस सिस्टम पे नेट फोर्स देखोगे तो स्प्रिंग ने इसमें इधर फोर्स लगाया, इसमें इधर फोर्स लगाया, नेट फोर्स तो जीरो, नेट फोर्स तो जीरो हो गया सर। तो फिर ये किसने कहा, कौन लाया इसमें काइनेटिक एनर्जी? ये जो स्प्रिंग में एनर्जी थी जिसे अपन इंटरनल एनर्जी कहेंगे, क्या उसने अपना कार्य करा? हाँ सर। ऐसे ही आप इन चार्जेस को छोड़ दो, ओके, क्या वो थोड़ी देर पास आने के बाद क्या उनकी रफ्तार v1 v2 हो जाएगी? हाँ सर। बोलो ये काइनेटिक एनर्जी कौन लाया? अगर तुमने कभी पढ़ा हो तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो जो इस पे लगता है वही इस पे लगता है, तो नेट फोर्स तो जीरो हो गया, यहां पर भी नेट फोर्स जीरो हो गया। तो फिर ये काइनेटिक एनर्जी दोनों केस में कौन लाया? कौन लाया? अरे ये इंटरनल फोर्स का वर्कडन लाया। इसलिए बोला वर्कडन भाई इंटरनल फोर्सेस। तो एक और तरीका है सोचने का। अब कहने में स्प्रिंग कंजर्वेटिव है तो आप उसे कंजर्वेटिव के नाम से भी जान सकते हो, है ना? आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी देखो तो कंजर्वेटिव फोर्स है, आप उसे फिर से कंजर्वेटिव के नाम से जान सकते हो, ओके। पर कभी कभी ऐसा होता है कि इंटरनल फोर्सेस भले नेट फोर्स सिस्टम पे जीरो दिखाई दे, फिर भी इंटरनल फोर्स अपना काम कर सकते हैं और काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ओ मान लो कोई मेरे से बोल दे, क्या बोले, ध्यान से सुनना, ये स्टेटमेंट जनरली टीचर भी गलत कर देते हैं कई बार भाई, मैं बहुत सारे इंटरव्यू लेता हूं तब। सिर्फ एक एग्जांपल, एक स्टेटमेंट दूं, इफ नेट फोर्स on a system equal to zero implies kinetic energy remains same। मान लो किसी ने स्टेटमेंट दिया कि अगर किसी सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो हो, ध्यान सुनना फिर क्या थ्योरी है आज, किसी सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो हो तो क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होती है? बोलो। ऐसा जरूरी नहीं है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ये रहे इसके दो इलस्ट्रेशन। M1 M2 स्प्रिंग से बंधे हुए हैं, दोनों पर नेट फोर्स जीरो है, स्प्रिंग का मिला ले तो स्प्रिंग इंटरनल काम कर रही है, हाँ, पर उनकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई। हाँ, ऐसे ही दो चार्जेस को प्लस और माइनस छोड़ दो कि थोड़ी देर बाद उनकी काइनेटिक एनर्जी आती है, हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ने इंटरनल वर्कडन का काम करा, ओके। ये बात तो सर अच्छी लगी, सर समझ तो आई। यानी कि क्या नेट फोर्स सिस्टम पर जीरो होने पर, सिस्टम की बात हो रही है अब, क्या नेट फोर्स सिस्टम पर जीरो होने पर भी क्या काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है? हाँ, ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू वर्कडन ऑफ इंटरनल फोर्सेस, ओके। अब क्या इंटरनल फोर्सेस इज ऑलवेज कंजर्वेटिव? एक और स्टेटमेंट, इज इंटरनल फोर्सेस is always conservative। बोलो, क्या इंटरनल फोर्सेस हमेशा कंजर्वेटिव होते हैं? ऐसा भी जरूरी नहीं। सोचो, एक ब्लॉक ले लूं, एक और ब्लॉक ले लूं, इन दोनों को अलग अलग चलाएं, ऐसे v1 v2 डिफरेंट और यहां पे फ्रिक्शन है न्यू नॉट इक्वल टू 0। अब मैं इन दोनों को एक साथ सिस्टम ले लूं, अगर मैं इन दोनों को एक साथ सिस्टम ले लूं तो क्या इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन इज एन इंटरनल फोर्स? हाँ, बट
नॉन कंजर्वेटिव। हो सवालों के साथ धीरे धीरे और समझ में आए। क्या इस अगर मैं इन दोनों ब्लॉक को एक सिस्टम मान लूं वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए, अच्छा पहली बात, क्या वर्क एनर्जी थ्योरम सर एक ही ब्लॉक में लगाते? नहीं। क्या नॉन इनिशियल फ्रेम में लगा सकते हैं? हाँ। क्या उसको 2-3 पार्टिकल में लगा सकते हैं? हाँ। क्या उसमें वर्डन बाय कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल, सूडो सब हो सकते हैं? हाँ। क्या नेट वर्डन इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल है? हाँ। क्या किसी भी सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होती है? हाँ। क्या वर्डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्सेप्ट कंजर्वेटिव फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी? हाँ। सब फॉर्मेट है ये। क्या नेट फोर्स 0 होने पर भी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है? हाँ। कौन करेगा? इंटरनल फोर्सेस। दो इलस्ट्रेशन आपके सामने। क्या इंटरनल फोर्सेस हमेशा कंजर्वेटिव होंगे? ऐसा भी जरूरी नहीं है, फ्रिक्शन भी हो सकता है। ओके, नो। इस इंटरनल फोर्सेस ऑलवेज कंजर्वेटिव? फॉल्स। बात सर आपकी समझ आई। ऑल्दो एक टिपिकल इलस्ट्रेशन की तरफ चले जाते हैं, पर अपने को थ्योरी क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। थ्योरी क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। सर वर्डन बाय सूडो फोर्सेस समझता हूं जब नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। ओके, वर्डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस तो हम जानते ही हैं। वर्डन बाय इंटरनल फोर्सेस कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव का पार्ट हो सकते हैं। क्लैरिटी। क्रक्स बात, वर्डन बाय ऑल द फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये है रियल रामबाण। तो अब क्या मुझे सारे वर्डन लिखने आते हैं? हाँ, तो अपने आप होगी सारी चीज। ओके, और वो एफ नेट बराबर एम से निकल के आया है, लॉजिकली निकल के आया है। ओके, बात सर आपकी समझ आई और अच्छी भी लगी और मजा भी आ रहा है। अरे यस और नो? यस सर, गॉट योर पॉइंट, क्लियर है। बाजी वाह। अब बोलो। फ्रिक्शन इज एन इंटरनल फोर्स बट नॉन कंजर्वेटिव। ठीक भाई, अब क्या करें? क्या कहानी लिख ली तुमने? क्या मैंने एक बहुत बढ़िया 4 मार्क करने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जनरली बच्चे क्या टीचर भी गलत कर देते हैं, क्या वो आपको बताए गए? हाँ सर। ऐसे बेसिक सवाल ही जब कोई इंटरव्यू लेते ना, फिर बहुत सारे इंटरव्यू लेने पड़ते हैं मान लीजिए टीचर्स के। अब तो खैर मैं सभी सब्जेक्ट के लेने लग गया हूँ, तो कुछ है ना, मैंने बायो के भी ले लेता हूँ आजकल, है ना, और सबके लेता हूँ, मैथ्स केमिस्ट्री सबके। कुछ स्टैंडर्ड सवाल मैंने उनके रट रखे है कि नहीं। बाकी फिजिक्स में तो कुछ भी पूछ सकते हैं, यस और नो। चलो भाई आ जाओ। तो इफ एफ नेट इक्वल टू 0, कई लोग सोच रहे हैं सर और इंटरव्यू लेते हैं टीचर के? अच्छा, तुम लोग मुझे बिल्कुल मानते नहीं है। तुम्हारे सामने क्या है, कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारी मेरी। एनवी सर की तुमने रेपुटेशन खराब कर रखी है। क्या कहते हैं भाई? खराब तो नहीं करते? ऐसे रेपुटेशन खराब नहीं करते, मैं भी तुम्हारी खराब नहीं करता। वैसे भी कई लोग पूछते हैं कि आपसे जो बच्चे पढ़ते हो कैसे। मैंने कहा जी साहब शानदार, शानदार, एकदम जोरदार, है कि नहीं? बाकी तो तुम्हें भी पता है तुम शानदार जोरदार हो कि नहीं, है ना? बाकी मैं तुम्हारी ऐसे बुराई नहीं करता कहीं, है कि नहीं? हाँ, ऐसे अपने मास्टर की इज्जत भी रखनी है कि नहीं? चलो, अब तो मेरे हिसाब से तुम्हें मेरे से प्रेम होने लग गया होगा थोड़ा थोड़ा। हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ, ईमानदारी से बताओ। 2-5 क्लास में तो नहीं होता है, पर इतने टाइम से पढ़ रहे हो, अब धीरे धीरे प्रेम हो जाएगा और हो चुका होगा। और याद रखना, अब तो मुझे जीवन भर भुला नहीं पाओगे, चाहे कुछ भी कर लो। बल्कि देखना, तुम कॉलेज में चले जाओगे ना, तो रात को सबने उठ उठ के बोलोगे हाँ सर, यस सर। देखना कॉलेज में तो और याद आएगी। अरे कॉलेज जाओगे कि नहीं जाओगे? जाएंगे जाएंगे जाएंगे। भावुक हो गया मास्टर, क्या कहानी समझ आई? अरे हाँ ना बोलो। हाँ सर। तो आगे चलो, बहुत बढ़िया साहब। कोई वर्डन बाय एक्सटर्नल इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा के। वर्डन बाय एक्सटर्नल मतलब अपार्ट फ्रॉम कंजर्वेटिव फोर्सेस। बोलो क्लियर? ओके। If the net force acting on the system is 0, then mechanical energy is conserved. इसका क्या मतलब हुआ, समझे। मान लो कि एक ऐसा सिस्टम है, कैसा दे, एक मास m। अब इसको अपन इधर उधर करें ब्लॉक को। ग्रेविटी फोर्स तो कुछ लग ही नहीं रहा, ध्यान से देखो तो ग्रेविटी का कोई वर्डन नहीं हो रहा, ऐसे ही रह रहे हैं। अगर अपन लॉजिकली समझे तो इस सिस्टम, इस सवाल में समझो, ऐसे n है, ऐसे mg है। इसमें जो भी वर्डन होगा वो किसका होगा? किसका होगा? अगर इसको अपन ऐसे ऐसे करके छोड़ दें और बाकी सब रहने दें, तो इसमें स्प्रिंग के अलावा और कोई वर्डन नहीं होगा। हाँ सर, ठीक सर, बिल्कुल सही। तो अगर कोई वर्डन नहीं होगा, स्प्रिंग कैसा फोर्स? स्प्रिंग कैसा फोर्स? कैसा फोर्स? सर कंजर्वेटिव। ओके, अब समझो हमने क्या क्या लिखा था, वर्डन बाई कंजर्वेटिव, वर्डन बाई नॉन कंजर्वेटिव, ऐसे समझे अपन, प्लस वर्डन बाई एक्सटर्नल,
प्लस वर्क डन बाई सूडो। ठीक, ये मेजर इससे थे, इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। ठीक, अब सोचो कि अगर ये तीनों स्पेशल केस, अगर ये तीनों जीरो हों तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। बट क्या वर्क डन बाय कंजर्वेटिव यानी कि सिर्फ और सिर्फ कौन सा वर्क डन आ रहा है? कंजर्वेटिव का। हाँ बिल्कुल सही बात, और कोई है ही नहीं। देखा भाई, स्प्रिंग के अलावा कोई है ही नहीं। अच्छा, जैसे एक ब्लॉक को ऊपर से छोड़ दो, जब एक ब्लॉक को ऊपर से छोड़ दो तो ग्रेविटी तो कार्य कर रही है, इसके अलावा और कोई कार्य नहीं है। अगर इसके अलावा और कोई कार्य नहीं है तो ग्रेविटी तो कौन सा फोर्स है? कंजर्वेटिव। अगर सिर्फ कंजर्वेटिव ही है तो फिर हम ये सोच सकते हैं, क्या इक्वेशन आ जाएगी? या आप ऐसे ही बोल सकते हो, स्पेशल केस में क्या बोल सकते हो? ओनली कंजर्वेटिव वर्क डन इज प्रेजेंट। जो भी बोलना चाहो, ठीक। तो वर्क डन लगा के फाइनल माइनस के इनिशियल कैसे लिख सकते हैं? यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। ओके सर, तो क्या लिख सकते हैं? यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इक्वल टू क्या? यू फाइनल प्लस के फाइनल। कई छोटे छोटे सवालों में काम करेगा। ये कब काम करेगा? जैसे भी रख सकते हो, ई इनिशियल इक्वल टू ई फाइनल। ई इज व्हाट? मैकेनिकल एनर्जी। पर ये कब होता है? ये स्पेशल केस है जब सिर्फ और सिर्फ कौन सा वर्क डन लग रहा है? कंजर्वेटिव। बाकी बेसिक थ्योरम दो थी, वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। उसकी अपनी चार वैरायटी थी, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल और सूडो। कंफ्यूज होना सर, इंटरनल भी था क्या? इंटरनल कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव में आ जाएगा? हाँ ठीक, तो ये हो गए। अगर इसमें से नॉन कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल और सूडो का वर्क डन ना हो, सूडो का तो 99% में वैसे ही नहीं होता, तो आप ऐसे समझो कि कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव और एक्सटर्नल का ना हो तो क्या कंजर्वेटिव का वर्क डन के फाइनल माइनस के इनिशियल लिख सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। ओके, ये इसलिए बताया गया स्पेशल केस क्योंकि काफी सवालों में ऐसे समझो 40 से 50% सवाल इसी से हो जाते हैं, इसी से हो जाते हैं, इसलिए सिखाए जा रहे हैं ताकि तुम डायरेक्ट लगा लो। ओके, है ये उस मेन चीज का ही सारा हिस्सा, उसी इक्वेशन को समझा रहा हूं। एफ नेट बराबर एम ए, कोई थोड़ा इधर उधर करा, वर्क डन में लिखा, ये करा वो करा, उसी को समझ रहे? हो बात तो सर आपकी समझ आई और अच्छा भी लगा। बोलो यस और नो। यस सर, गॉट योर पॉइंट। बोलो क्लैरिटी है क्या? हाँ सर बिल्कुल क्लैरिटी है, घबराने की जरूरत नहीं है, शर्माने की जरूरत नहीं है। ओके, स्पेशल केस ओनली कंजर्वेटिव वर्क डन, ये वो ये वो ये वो। अब क्या करें? आगे बढ़ो, आगे सुनो और चलो। चलो भाई, ठीक भाई, तो ठीक है, हो गया, मैं समझ आ गया, हो गया भाई कहानी। अब देखो, अब भैया जो पढ़ा है ना उसमें से थोड़ा मसाला कंसेप्चुअल और निकालते हैं। ये एक पॉइंट सजाया है, हालांकि मैं उसमें से कई पॉइंट समझा चुका हूं, पर इनको अच्छे से वापस रिवाइज करा रहा हूं। हाँ, मैंने बोला था एक ही बात को 2-3 बार बोलूंगा। तो जो हम समझे, ओके, वर्क एंड थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन को 3-4 हिस्सों में लिख सकते हैं, उसको इंटरनल फोर्सेस की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, उसको अगर कभी नॉन कंजर्वेटिव का कोई वर्क डन ना हो, एक्सटर्नल का कोई वर्क डन ना हो, सूडो का ना हो, तो उसे फाइनल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी भी लिख सकते हैं। ओके, अब अपने पॉइंट्स को फिर से रिवाइज करते हैं, उनमें छोटे छोटी बातें और ऐड करते हैं ताकि आपका और मेरा दिमाग दोनों का तेज चले। भैया मेरा तेज चलता है, तुम्हारा चलना चाहिए। ओके, यस सर, गॉट योर पॉइंट। चलो आ जाओ। वर्क डन ऑन अ पार्टिकल इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, हम जानते हैं, यही हमने पढ़ा है। वर्क डन ऑन अ सिस्टम बाय ऑल द एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस, हाँ, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल पर सिर्फ वर्क डन लिखेंगे, पर अगर सिस्टम होगा तो एक्सटर्नल, इंटरनल, सूडो, फूडो क्या सब आ जाएंगे, उतारने की जरूरत नहीं है। जो उतारने वाला होगा मैं टिक लगा दूंगा उस पर, ये तुम लिख चुके हो पहले, बस इसको रिवाइज करा रहे हैं फटाफट। हाँ सर समझ में आता है। A force is called conservative, the work done by it during the round trip of the system is always zero। हाँ, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव में। ओके, कि अगर मैं बॉडी को घुमा फिरा कर वहीं ले आऊं तो क्या वर्क डन बाय, रिवीजन हो रहा है, क्या वर्क डन बाय कंजर्वेटिव 0 होता है? क्योंकि इसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए अगर घुमा फिरा कर वहीं ले आओ, चाहे कैसे भी लाओ, कैसे भी लाओ,
क्या अगर उसी जगह वापस ले आए तो उसका वर्णन जीरो होगा। उसके एग्जाम्पल अपन ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आगे भी और आएंगे, पर अभी दो इनकी बात कर रहे हैं, ये हम जानते हैं। रिवीजन हो रहा है, फटाफट फटाफट आ जाओ भाई। इफ द वर्क डन बाय जीरो, इफ वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग राउंड ट्रिप इज नॉन जीरो, द फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव। ये कहानी हम कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। रिवाइज वापस इसलिए कर रहा हूं कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव वर्क एनर्जी थ्योरम, ताकि अब सवाल आपको, अब एप्लीकेशन चालू हो जाएगी। आज के लेक्चर में हो सकता है एक आध सवाल हो, और नहीं भी होगा तो अगले टर्न पे आए। बोलो क्लियर है? सवाल ही सवाल करेंगे। बोलो क्या मेरी बात क्लियर? हाँ सर। बोलो बात समझ में आई? हाँ सर। कोई तकलीफ वाली बात? नो सर। बोलो पक्का? यस सर। आ जाओ और आगे पॉइंट पढ़ते हैं, बच्चे आने वाले, ध्यान सुनो। The change in the potential energy of the system corresponding to conservative internal force is equal to negative work done by these forces. Okay. क्या समझे अच्छे से? The change in potential energy of the system corresponding to conservative internal force is equal to negative work done by these forces. जो मैंने पहले समझाया वही, ध्यान समझो क्या कह रहा हूं मैं आपको। जैसे स्प्रिंग वाला सिस्टम लिया था, स्प्रिंग वाला समझाता कि उसको थोड़ा सा तुम जानते, जैसे M1 ये M2 ये इलोंगेटेड था। हाँ सर। जब ये दोनों ऐसे समझो, अभी ये इलोंगेटेड था, इलोंगेटेड। अब फील करो, जब ये नॉर्मल लेंथ में आ गए, ऐसे नेचुरल लेंथ, M1 M2, हाँ नेचुरल लेंथ। ओके, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी आ गई V1 V2, हाँ V1 V2। ये एनर्जी आई कहां से? जो स्प्रिंग ने वर्क डन करा। ओके, अब ध्यान से देखो, जब इनको छोड़ा होगा तो M1 पे स्प्रिंग, M1 पे फोर्स कैसे लग रहा था? ऐसे। और इसने भी कैसे करा? ऐसे। तुम देखो तो ये कौन सा फोर्स है? स्प्रिंग, और ये भी स्प्रिंग। नेट भले जीरो है, पर क्या स्प्रिंग ने दोनों तरफ, ब्लॉक भी ऐसे है, बर्डन भी ऐसे हो, क्या स्प्रिंग ने बर्डन पॉजिटिव करा? तो सुनना, the change in the potential energy system corresponding to conservative internal forces is equal to negative work done by these forces. क्या बोला उसने? Change in potential energy. ओके, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब, ध्यान से देखो तो इसमें पहले पोटेंशियल एनर्जी क्या हाफ के, मान लो एक L प्लस एक्स था पहले, L नॉट प्लस एक्स, हाँ सर, और ये L नॉट था, तो इनिशियल एनर्जी कितनी थी? हाफ के एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी सॉरी, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? जीरो। ओके, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ? जीरो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके, यानी कि सोचो, जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ वो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर हुआ। हाँ देख, द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम corresponding to conservative internal forces is equal to negative work done, यानी कि नेगेटिव। अब सोच, इस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई? माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस डेल्टा यू कितना हुआ? हाफ के एक्स स्क्वायर। ये हाफ के एक्स स्क्वायर एनर्जी आई कहां से? अरे जो स्प्रिंग ने ऐसे कार्य करा वो पॉजिटिव होना चाहिए, ये टर्म भी पॉजिटिव आई। मतलब इसको देख के कंफ्यूज मत हो, इस स्टेटमेंट को लेकर कंफ्यूज मत हो, बस मैं आपको उस स्टेटमेंट की फील करा रहा हूं। ओके, इस स्टेटमेंट से ज्यादा उलझना नहीं है, पर क्या इसका मतलब समझ में आया? हाँ, द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम करस्पॉन्डिंग टू कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेस इज इक्वल टू, जो पोटेंशियल एनर्जी इंटरनल फोर्सेस की वजह से चेंज हुई वो वर्क डन के नेगेटिव में है। हाँ, लॉजिकल भी, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, वही तो है भाई, इंटरनल फोर्सेस कंजर्वेटिव ही तो है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और देख, इफ नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट ऑन द एक्ट or the work done by them is zero and the internal forces are conservative, mechanical energy of the system remains constant. This is known as the principle of conservation of mechanical energy. जो अपन ने अभी करा, क्या करा? ध्यान से सुनो, क्या करा? If no external force act and the कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, जैसे कि अभी इलस्ट्रेशन ले रहे हैं, ये इससे ही समझ लो स्प्रिंग से, एंड द इंटरनल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। क्या स्प्रिंग कंजर्वेटिव फोर्स है? हाँ सर। मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, मैकेनिकल एनर्जी का मतलब E फाइनल इक्वल टू E इनिशियल, मतलब E फाइनल मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में जीरो, काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो। ये बराबर होनी चाहिए, तो लॉजिकली भी समझ में आता है कि जो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी थी क्या वो ही ब्लॉक्स की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट
हो गई। तो उसने क्या बोला कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो, सिर्फ इंटरनल फोर्सेस वर्णन कर रहे हो और वो इंटरनल फोर्सेस कंजर्वेटिव हो, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। अगर आप लॉजिकली भी सोचो तो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स का वर्णन है, यानी कि E फाइनल इक्वल टू E इनिशियल। कंफ्यूज नहीं होना, सवालों से और क्लैरिटी आती जाएगी, पर जो पढ़ाया है उस स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझते जाओ। हाँ, एक एक बार समझ लो। अभी ऐसे मत सोचो हमें याद होंगे क्या, अपने आप आ जाए। सवालों से और क्लैरिटी आती जाएगी, पर जो पढ़ाया है उस स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझते जाओ। हाँ, एक एक बार समझ लो। अभी ऐसे मत सोचो हमें याद होंगे क्या, अपने आप आ जाएंगे वो। अभी तो फील करा रहा हूं बस, क्या पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों समझ आए। मैंने एक इलस्ट्रेशन समझाया स्प्रिंग वाले से। ओके, if some of the internal forces are non-conservative, the mechanical energy of the system is not constant। जाहिर सी बात है कि अगर इंटरनल फोर्स जैसे फ्रिक्शन हो जाए तो मैकेनिकल एनर्जी की बात कैसे करोगे। मैकेनिकल एनर्जी में तो पोटेंशियल एनर्जी आती है, और पोटेंशियल एनर्जी तो नॉन कंजर्वेटिवली डिफाइंड ही नहीं है। तो ये कहना बिल्कुल सही है। ओके, हाँ सर। और देखो, if the internal forces are conservative, the वर्णन by the external forces is equal to the change in mechanical energy। हो, जो मैंने आपको पीछे दिखाया था, ये वाला शेप। हाँ, ये वाला, ये जो लाइन है ना, ये जो था, ये वो लास्ट वाला स्टेटमेंट है। देखो, हाँ, कि कंजर्वेटिव के अलावा जितने भी वर्णन है उनको अगर कंजर्वेटिव हटा दो तो रिटर्न बाय ऑल द फोर्सेस एक्सेप्ट कंजर्वेटिव फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी E फाइनल माइनस E इनिशियल। E फाइनल माइनस E इनिशियल। हाँ सर, ये देखिए लास्ट वाला पढ़। इफ द इंटरनल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, द वर्डन बाय ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल टू द चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। बात सर अब समझ में आई। क्या ये स्टेटमेंट से डर लग रहा है? नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चे को शुरुआत में, सवालों से अपने आप और क्लैरिटी आती जाएगी, पर मैंने शुरुआत में एक बार आपको थ्योरी पक्की करी है, एक बार धीरे धीरे। अभी कंफ्यूजन मत हो रहा सर, बहुत सारा एक साथ हो गया, मान रहा हूं, एग्री कर रहा हूं, पर थोड़ा थोड़ा दिमाग में सेट रख लो, सवाल आते जाएंगे और दिमाग में फिट होता जाएगा अपने आप। हालांकि हो गया होगा फिट, है ना, थोड़ा सा इधर का उधर, उधर का इधर करा है अपन ने, बट ध्यान समझो तो एफ बराबर है में से वर्डन के बहुत सारे हिस्से, फिर उससे वो आ गए, उसमें मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल इंटरनल एक्सटर्नल ये वो सब मिलाया है। बस धीरे धीरे सवाल आते जाएंगे, फील आती जाएगी। हाँ सर, कोई बुराई वाली बात नहीं है। बहुत सिंपल एग्जाम्पल चालू हो गया। आज तो शायद एक या दो छोटे छोटे करा पाऊंगा, है ना। रियल सवाल अगली बार आएंगे, इसलिए आज की थ्योरी को ढंग से रिवाइज करके रखना, गड़बड़ मत करना। राम लालो श्याम लालो, क्या मेरी बात ले रहे? बहुत सिंपल इलस्ट्रेशन से चालू कर रहा हूं। A particle of mass m has been released from a height of h as shown in figure. Find its velocity v when it strikes the ground. Okay. बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं तुम्हें सिखाता हूं। बच्चों को कैसे सोचना चाहिए? फोर्स क्या लग रहा है? सिर्फ mg रिलीज करा गया ऊपर से, ठीक है। तो आपको रफ्तार इस जगह बतानी है। सवाल ये बर्नौली थ्योरम से कैसे कर सकते हैं? वैसे तो बहुत आसान है, फिर भी सोचो। पार्टिकल में ग्रेविटी के अलावा कोई फोर्स नहीं। क्या ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है? हाँ, और शॉर्ट ट्रिक E फाइनल इक्वल टू E इनिशियल। ओके, तो U इनिशियल प्लस K इनिशियल इक्वल टू U फाइनल प्लस K फाइनल। पहले सोचो मैं वर्क एनर्जी थ्योरम में डायरेक्ट यहां कैसे पहुंच गया, क्योंकि कंजर्वेटिव के अलावा कोई वर्णन नहीं है। कंजर्वेटिव के अलावा कोई वर्णन नहीं है, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है, और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड तो लगा सकते हैं। U इनिशियल। अच्छा, अगर आपको U डिफाइन करना होता हो ग्रेविटी में तो एक जगह जीरो मानना चाहिए, क्यों यहाँ जीरो मान लें क्या? हाँ, अब सोचो U इनिशियल कितना हुआ? mgh। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, v की वैल्यू √2gh। अरे ये तो हम मोशन इन 1D से भी जानते थे, याद करो। मोशन इन 1D पार्टिकल रिलीज फ्रॉम हाइट h, व्हाट विल बी द वेलोसिटी व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड? √2gh। और हाँ सर, ये तो सर हम v बराबर u प्लस at से भी निकाल लेते थे, या v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2s से भी निकाल लेते थे। हाँ, अरे पर ये वर्क एनर्जी थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। हाँ सर,
बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तेरे को ध्यान से बताऊं ना तो ध्यान सुनना। वो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, ध्यान से सुनना। रियलिटी में काइनेटिक वर्क एनर्जी थ्योरम की एक इक्वेशन है, देख कैसे। इसको हाफ m से मल्टीप्लाई करो, हाफ m v स्क्वायर हाफ m u स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना बचाएगा m a s। हाँ, हाफ m v स्क्वायर हाफ m u स्क्वायर क्या है? काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। m a क्या है? फोर्स। f इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या है? वर्डन। अरे हाँ सर, वर्डन इक्वल टू k फाइनल माइनस k इनिशियल। अरे वही तो इक्वेशन है वो, इसीलिए यहाँ दोनों से आंसर आ रहा है। एक v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s से आया था, असलियत में v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s क्या एक स्पेशल केस है वर्क एनर्जी थ्योरम का ही। बात तो सर आपने सही बोली, बोलो क्या फील आई? अरे हाँ ना तो बोलो। हाँ सर, धीरे धीरे सवालों का स्तर बढ़ाता जाऊंगा। फिर मैं कह रहा हूं बहुत मुश्किल से मन मार मार के बहुत सारे सवाल हटाने पड़ते हैं क्योंकि इसमें अपन 3-4 लेक्चर भी पढ़ सकते हैं, सवाल ही सवाल, सवाल खत्म ही नहीं होते। पर मैं प्रयास कर रहा हूं कि हर एक वैरायटी का एक सवाल आपको कराऊं, फिर डीपीपी और वर्कशीट के माध्यम से आप इसे सुंदर प्रैक्टिस करो। जितनी बढ़िया करोगे आगे की फिजिक्स उतनी जोरदार शानदार होगी, जैसे कि आपका मास्टर शानदार है, जोरदार है, सुंदर है, सुशील है। कई लोग रखो है कि नहीं? हाँ सर, चलो लो भाई, आंसर आ गया रूट 2 जी चिता ही गया इसमें। अच्छा हो एक और करा दूं सवाल, टाइम है क्या? नहीं यार रहने दो, चलो यहाँ से चालू करूंगा अगले टर्न। बोलो क्लियर? सवाल करने अगले टर्न पे आप लाएंगे, ढंग से आज तक की थ्योरी रिवाइज करके रखना भैया, पक्के से, गड़बड़ नहीं करना। और थ्योरी सिर्फ रटने का प्रयास मत करना, समझने का प्रयास कर लो, रटने में अपने आप सवालों के साथ आ जाएगी। तो अपन अगले टर्न पे फिर मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ। पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए, मास्टर की बात सुनते रहिए। सी यू, सायोनारा, बाय बाय, टेक केयर।